राजभाषा राजभाषा का संक्षिप्त विवरण यहाँ पे हम लेंगे, लेकिन कंप्लीट राजभाषा का विवरण होगा, जिसमें कि राजभाषा का संवैधानिक विश्लेषण होगा। उसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 का भी और राजभाषा नियम 1976 का भी वर्णन करेंगे, और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, उसको संक्षिप्त रूप से बिल्कुल एक पूरी राजभाषा कंप्लीट यहाँ पे हम वर्णन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं। ये वीडियो थोड़ा फास्ट होगा और हम लोग इसको 2 से 3 बार देखने की कोशिश अगर करेंगे, तो राजभाषा का एक मोटा-मोटी जानकारी बिल्कुल हो जाएगा। अभी क्या है, राजभाषा संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से हिंदी को संघ का राजभाषा स्वीकार कब किया गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये होता है 14 सितंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। राजभाषा का वर्णन भाग 17 में भी है। और राजभाषा जैसे कि हमारा एक संसद में कार्य और फिर उसके बाद विधानमंडल में जो कार्य होगा, वो भाग 5 और भाग 6 में वर्णन है। यानी भाग 5 में हो जाएगा 120, अनुच्छेद 120, और भाग 6 में हो जाएगा अनुच्छेद 210, और भाग 17 में बाकी 343 से लेकर के 351 तक का अनुच्छेद का वर्णन है। राजभाषा अधिनियम 1963। तो राजभाषा अधिनियम 1963 का मेन मुख्य विशेषता यह है कि अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1961 को हुई। देखिए, 1 अक्टूबर 1961 है ना। अगर 2 अक्टूबर को होता तो हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन के जगह पे हो जाता, तो हम याद रखने में आसानी होती। चलिए, उससे एक दिन पहले है, इतना ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर और 1 अक्टूबर 1961 को वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। अच्छा, ये किसके नाम पे हुआ? तो ये प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में किया गया, है ना। किसकी अध्यक्षता में किया गया? नाम पे नहीं, किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में किया गया। स्टेशन का नाम किस क्रम में होता है? तो रीजनल लैंग्वेज सबसे ऊपर होगा, फिर हिंदी होगा, फिर इंग्लिश होगा। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? तो गृह मंत्री होते हैं। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। इसमें लिमिट था कितना? 15 ईयर्स। पहले ये बोला गया था कि 15 वर्ष में संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है, और 15 वर्ष के बाद अगर किसी तरह का संशोधन या नहीं होता है तो अंग्रेजी का प्रयोग स्वतः ही बंद हो जाएगा। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में वर्णन है। वह वहाँ का प्रादेशिक भाषा हो सकता है, हिंदी हो सकता है और अंग्रेजी हो सकता है, जिसमें से नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए कुछ बातें बताई गई कि भाई अंग्रेजी का प्रयोग कैसे रोका जाए, चाहे कहाँ कब तक हो सकता है। तो इसमें से एक 4 राज्य हैं, जैसे हिमाचल, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसमें लिमिट रखा गया था 25 साल का, कि 25 साल तक हिंदी इंग्लिश का प्रयोग जारी रहेगा, या जहां इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है वहां। इसमें इसमें तो था, जैसे बाकी सब में 15 साल की लिमिट थी, लेकिन इन जो 4 राज्यों में 25 साल की लिमिट दिया गया। अहिंदी भाषी, बिल्कुल नॉन हिंदी क्षेत्र है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है HMT। तो अब ये है कि एम से देखिए एक और भी होता है मिजोरम। तो भाई मिजोरम पड़ता है 40 साल वाले लिमिट में, और मणिपुर से, ये भी तो एम से है, तो इसको याद ऐसे रखना है कि मेघालय ME और मणिपुर MA। ई और ए पहले आने वाला शब्द है, और मिजोरम MI बाद में आने वाला शब्द है। तो आई जो है मिजोरम जो चला जाएगा 40 ईयर्स में चला जाएगा, ऐसे दिमाग में रखने के लिए बस। HMT, H मतलब हिमाचल प्रदेश, M मतलब मेघालय और मणिपुर, और T मतलब त्रिपुरा। तो M से मिजोरम भी होता है, लेकिन मिजोरम में आई है इसलिए चला जाएगा 40 में, ऐसा याद रखने के लिए। तो 25 साल की लिमिट किसमें थी? HMT, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, यानी HMT। एम में 2 है ना, HMT। उसके बाद क्या है, 40 ईयर्स का लिमिट एक 3 राज्यों में था। यहाँ बिल्कुल ही हिंदी का प्रचलन नहीं है, तो इसलिए 40 वर्षों का वहां लिमिट रखा गया था। 40 साल तक है अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। उसके बाद जो है, बाद में डिसीजन लिया जाएगा कि भाई अंग्रेजी का प्रयोग बंद करना है या नहीं करना है। तो AGM, इसका उसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब याद रखने के लिए AGM। A फॉर अरुणाचल प्रदेश, G फॉर गोवा, M फॉर मिजोरम। M से मेघालय और मणिपुर भी होता है, लेकिन वो रहेगा 25 वाले में, है ना, क्योंकि E और A है उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि
अनुच्छेद का वर्णन। अनुच्छेद 343 में क्या है, संघ की राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 343 के 1 में बोला गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि होगी देवनागरी। 343 के 2 में बोला गया है कि 15 ईयर्स तक इंग्लिश का प्रयोग जहां पहले से हो रहा है वो होता रहेगा, है ना। और बाद में अगर किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया तो 15 स्वतः ही अंग्रेजी का प्रयोग बंद हो जाएगा। फिर उसमें आज बताया गया है कि 43 के 3 में कि संसद का अधिकार है टाइम बॉन्ड को बढ़ाने का। ये जो 15 साल का टाइम बॉन्ड है वो संसद उसे बढ़ा सकती है। इसके बाद आता है 344। 344 में जो है क्या है कि बताया गया है कि संसदीय राजभाषा आयोग का गठन और संसदीय राजभाषा समिति का गठन के बारे में, और उसका कार्य क्या होगा, प्रतिवेदन किसको देगा। तो ये ऐसा बताया गया है कि जो संविधान के लागू होने से 5 वर्ष बाद और ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष बाद जो है राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो यहाँ उपखंड 1 से लेकर के उपखंड 3 में वर्णन है संसदीय राजभाषा के गठन का और कार्य का। तो गठन है उपखंड 1 में, इसमें ये बताया गया है कि एक एक उसका अध्यक्ष होंगे, राजभाषा आयोग का एक अध्यक्ष होंगे और बाकी उनके साथ जो सदस्य होंगे वो हरेक जो भाषा है, भारतीय भाषा है जो अनुसूची 8 में है, तो उससे जो भी उसमें प्रवीण होंगे, ज्ञान होंगे, वो उनके सदस्य होंगे। और उपखंड 4 से 6 में जो है संसदीय राजभाषा समिति का गठन और कार्य का वर्णन है। समिति का गठन कौन करेगा और आयोग का, दोनों का गठन कौन करेगा, दोनों का गठन करेगा राष्ट्रपति। और जो है इसमें सदस्य कौन होंगे संसदीय राजभाषा समिति में, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे जो एकल अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा चुने जाएंगे, जिसमें से लोकसभा के 20 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। ठीक है। और ये इसका कार्य पूरा करने के बाद जो रिपोर्ट सौंपेगा वो सौंपेगा राष्ट्रपति को। जो राजभाषा आयोग जो रिपोर्ट सौंपेगा राष्ट्रपति को, वो उसको जो है समीक्षा करने के लिए ही राजभाषा समिति का गठन करेगा। और राजभाषा समिति का गठन करने के बाद जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, प्रतिवेदन देगा, उसके आधार पर राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे। ठीक है। अब धारा 345 राज्य की राजभाषाएं और राजभाषाओं का वर्णन, राजभाषा और राजभाषाएं का वर्णन है। इसलिए राजभाषाएं बोला गया है कि किसी राज्य में एक से अधिक भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकता है। वो हिंदी हो सकता है और हिंदी के अलावा उसकी प्रादेशिक भाषा भी हो सकता है। उसमें धारा 346 में पत्राचार का वर्णन है, याद रखना है। 344 में संसदीय राजभाषा आयोग, संसदीय राजभाषा समिति। 345 में क्या, राजभाषा, राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। 346 में पत्राचार, यानी केंद्र से राज्य के पत्राचार, राज्य से केंद्र के बीच, केंद्र से केंद्र के बीच ये पत्राचार किस प्रकार होगा, इसका वर्णन है 346 में। इसके बाद आता है 347 ये है कि जनसंख्या के किसी भाग्य का मान्यता, मतलब है जनसंख्या, मतलब किसी राज्य में कोई जनसंख्या है, उसको अलग कोई भाषा अगर है वहाँ का, और वहाँ का जन सामान्य ये चाहता है कि हमारे भाषा को भी राज्य के कार्य में मतलब उसका स्थान मिले, तो वो जो है राष्ट्रपति को बता सकता है और राष्ट्रपति जो है मतलब देख करके उसको मान्यता दे भी सकता है। तो ये वर्णन है कि राज्य, किसी भी राज्य के या किसी भी भूभाग के जनसंख्या के किसी भाषा का मान्यता देने से संबंधित धारा 347 में वर्णन। धारा 348 क्या है, धारा 348 जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग किए जाने वाले भाषा का वर्णन है। जहां अंग्रेजी का प्रयोग बोला गया है कि यहाँ जो है 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। अगर कहीं दूसरे भाषा का प्रयोग होता भी है तो उसका प्राधिकृत पाठ जो होगा अंग्रेजी में होगा। धारा 349 का वर्णन है कि 15 वर्ष से पहले बिना राष्ट्रपति के कोई बदलाव नहीं होगा, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई बदलाव नहीं होगा, जो भी नियम बनाए गए हैं उसमें। धारा 350 में व्यथा निवारण के लिए आवेदन का वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति व्यथा निवारण के लिए आवेदन किस भाषा में, किस लैंग्वेज में करेगा। वो उसकी प्रादेशिक भाषा हो सकता है, वो अंग्रेजी हो सकता है, वो हिंदी हो सकता है।
तो व्यथा निवारण के बारे में धारा 350 का वर्णन है। 351 में राजभाषा के हिंदी के विकास का वर्णन है कि भाई राजभाषा में हिंदी का विकास किस प्रकार किया जाएगा। उसमें ऐसा है कि हिंदी में शब्दकोश को बढ़ाना है ताकि उसको वैज्ञानिक शब्दकोश और जितने भी प्रयोग में आने वाले जो हिंदी में शब्दकोश की कमी है उसको लाया जाए। और तो वो शब्दकोश कहाँ से आएगा, तो जो भारतीय भाषाएं हैं उसी में से शब्दकोश को ग्रहण किया जाए। उसके बाद आता है कुछ कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात है। प्रथम राजभाषा समिति के द्वारा सुझाव राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत किया गया। प्रथम राजभाषा समिति 8 फरवरी 1959 ईस्वी को, क्योंकि प्रथम राजभाषा समिति का गठन हुआ था 1957 ईस्वी को और राजभाषा आयोग प्रथम कब गठन हुआ था 1955 ईस्वी को। राष्ट्रपति का प्रथम आदेश 1960 ईस्वी को जारी हुआ। 27 अप्रैल 1960 ईस्वी को राष्ट्रपति का प्रथम आदेश जारी हुआ राजभाषा समिति के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर। समिति की रिपोर्ट की प्रतियां 2 से 4 सितंबर 1959 को लोकसभा में, देखिए ध्यान रखना है, समिति की रिपोर्ट की प्रतियां 2 से 4 सितंबर 1959 को लोकसभा तथा 5 से 9 सितंबर 1959 को राज्यसभा में रखा गया। राजभाषा नहीं, राज्यसभा है ना। 2 से 4 सितंबर लोकसभा, 5 से 9 सितंबर है ना राज्यसभा, ठीक है। 2, 4 और 5, 9, ठीक है। सितंबर 1959 को राजभाषा आयोग राज्यसभा में रखा गया और समिति का रिपोर्ट 2 से 4 सितंबर 1959 को लोकसभा में रखा गया, है ना। प्रधानमंत्री का भाषण कब हुआ। प्रधानमंत्री का भाषण उस पे हुआ 4 सितंबर 1959 ईस्वी को, ठीक है। पत्राचार में थोड़ा देख लेते हैं, छोटा सा है। क या ख क्षेत्र से क क्षेत्र में अगर कोई पत्राचार होगा तो 100% हिंदी में होना चाहिए। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष होता है। मंडल मतलब डिवीजन लेवल पे, तो डिवीजन लेवल पे उपाध्यक्ष जो होंगे ADRM सर होंगे। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जो बैठक होगी, देखना डिवीजन है ना, डिवीजन का मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होगी 3 माह में एक बार। हिंदी शिक्षण का न्यू सबसे नया पाठ्यक्रम जो अभी लॉन्च हुआ है, पारंगत है, उसके पहले प्राज्ञ है, उसके बाद प्रबोध है, प्रवीण है, ये सब पाठ्यक्रम है। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं, देखिए ये याद रखना। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। क या ख क्षेत्र से क क्षेत्र में यदि कोई किसी कारणवश अंग्रेजी में अगर भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी पत्राचार का भेजा जाना चाहिए। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी समिति बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तो सीधा रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ही होंगे, सॉरी हाँ अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, ठीक है ना। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष होंगे अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। अब आते हैं कुछ इनाम मतलब पुरस्कार में, तो ये याद रखना है प्रेमचंद, मैथिली और लाल बहादुर, ये तीनों, प्रेम, मैथिली और लाल बहादुर, है ना, ठीक है। तो प्रेम, मैथिली और लाल बहादुर शास्त्री का पुरस्कार का एक ही है, 20,000, 10,000 और 7,000। प्रथम 20,000, द्वितीय 10,000, तृतीय 7,000। बिल्कुल याद हो गया ये। राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ है 10 मई 1963 को, लागू हुआ है 26 जनवरी 1965 को। राजभाषा समिति का बैठक कब होता है। राजभाषा समिति का बैठक 3 माह में एक बार होता है, याद रखना है। राजभाषा समिति का बैठक 3 माह में एक बार होता है। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल 3 साल होता है। अब ये देखिए रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार, रेल में कोई यात्रा व्यक्ति करता है उसका अगर वृत्तांत लिखता है और वो वृत्तांत को अगर उसमें सम्मिलित करता है तो उसको पुरस्कार की राशि भी दी जाती है। तो इसमें राशि का है ऐसा है 10,000, 8,000, 6,000 और 4,000, मतलब 2-2 हजार घटाते जाइए। 10 हो गया, 10 में से 2 घटाइए 8, उसमें से 2 घटाइए 6, 6 में से 2 घटाइए 4। रेल यात्रा, यात्रा है ना, यात्रा टी मतलब 2 है ना, यात्रा टी 2 घटाना है ना, रेल यात्रा टी 2 घटाना 10,000। अब 10,000 कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है रेल यात्रा वृत्तांत में 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 का पुरस्कार मिलेगा। प्रथम 10,000, द्वितीय 8,000, तृतीय 6,000 और सांत्वना पुरस्कार 4,000। हर एक जो बाकी 1 से लेकर 3 तक एक एक आदमी को मिलेगा।
लेकिन सांत्वना पुरस्कार टोटल 5 आदमियों को मिला। केंद्रीय हिंदी संस्थान किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो याद रखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल क्या होता है? हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल होता है। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों में गठित हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल 3 साल का क्या दिया है? नीचे 2 बार आ गया ये। इसके बाद क्या है कि हिंदी निबंध प्रतियोगिता कुल 4 नंबर। हिंदी निबंध प्रतियोगिता में कुल 4 नंबर होते हैं। 4 प्रतियोगिता होता है। फिर देखिए स्टेट लैंग्वेज में भी आता है, लैंग्वेज पूछता है कभी कभी। आंध्र प्रदेश का है तेलुगु और इंग्लिश। अरुणाचल प्रदेश का है इंग्लिश, याद रखना है। आसाम का आसामी, बिल्कुल आसान। आंध्र प्रदेश का भी तेलुगु है तो आसान। अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश है भी आसान है। आसाम का आसामीज हो जाएगा। बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसमें हिंदी रहेगा, है ना। बिहार में एक सेकंड लैंग्वेज भी है उर्दू, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। गोवा में देखिए, गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोंकणी इंग्लिश और मराठी होता है। गोवा का होता है कोंकणी इंग्लिश और मराठी गोवा का। गुजरात में गुजराती और हिंदी। झारखंड में बहुत सारे भाषाओं को शामिल किया गया है ना। तो हिंदी है, अंगिका है, बंगाली है, भोजपुरी है, हो है, खरिया है, खोरथा है, कुरमाली है, कुरुक है, मेघई है, मघी है, मैथिली है, मुंडारी है, नागपुरी है, उड़िया है, संथाली है, उर्दू है, सब आता है झारखंड में। हरियाणा में क्या है? हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिंदी और संस्कृत। हिमाचल प्रदेश की भाषा हिंदी है और संस्कृत है, संस्कृत बहुत कम जगह है। कर्नाटका में कन्नड़ है और इंग्लिश है। केरला का मलयालम है, याद रखना है, इंग्लिश भी रहेगा। ये सब साउथ इंडियन में है तो इंग्लिश तो रहेगा ही। कर्नाटका इंग्लिश, केरला मलयालम इंग्लिश। मध्य प्रदेश में हिंदी तो कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में मराठी, ये भी याद रहेगा। मणिपुरी में मणिपुरी और इंग्लिश। मेघालय में इंग्लिश, खासी और गारो, है ना। ठीक है, मेघालय में इंग्लिश, खासी और गारो। मिजोरम में मीजो इंग्लिश और हिंदी। मिजोरम में हिंदी भी है। मिजोरम में मीजो इंग्लिश हिंदी। नागालैंड में सीधा सीधा इंग्लिश। उड़ीसा में उड़िया। पंजाबी। राजस्थान में हिंदी, है ना। सिक्किम की भाषा जनरली पूछता है, तो सिक्किम में लेपचा एक है बहुत सारा, और इंग्लिश है। सिक्किम की भाषा इंग्लिश है, नेपाली भी है, गुरंग भी बोला जाता है, लिम्बू, है ना, ये सब। चलिए बाकी ये सब जनरली पूछता है, इंग्लिश, नेपाली और सिक्किम रखना है। तमिलनाडु का तमिल, है ना। तेलंगाना का तेलुगु और उर्दू, है ना। और आंध्र प्रदेश का भी तेलुगु होगा, है ना। तमिलनाडु का तमिलनाडु। त्रिपुरा का बंगाली, इंग्लिश और कोकबोरक, है ना। त्रिपुरा का ये पूछता है जनरली, बंगाली, इंग्लिश, कोकबोरक। और उत्तर प्रदेश का हिंदी है, तो उत्तराखंड में हिंदी है ना। वेस्ट बंगाल में बंगाली है, इंग्लिश है। नेपाली, हिंदी और उर्दू भी है, लेकिन मेन खास करके बंगाली है। यूनियन टेरिटरी का देख लेते हैं। अंडमान निकोबार का हिंदी इंग्लिश है। चंडीगढ़ का पंजाबी है। दादर नागर हवेली का गुजराती, कोंकणी, मराठी, हिंदी। दादर नागर हवेली में याद रखना है कि गुजराती, कोंकणी, मराठी, हिंदी। दिल्ली में क्या है? हिंदी और इंग्लिश है, उर्दू और पंजाबी भी है। दिल्ली में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। लक्षद्वीप में मलयालम, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप जो है उसमें जो 3 क्षेत्र में बांटा है, उसमें ग क्षेत्र में आता है। जम्मू और कश्मीर कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। जम्मू कश्मीर का उर्दू भी है, कश्मीरी भी है, डोंगरी भी है ना। लद्दाख में क्या है? हिंदी और इंग्लिश, याद रखना है। पांडिचेरी में तमिल, फ्रेंच, इंग्लिश, तेलुगु और मलयालम भी यहाँ बोला जाता है। पांडिचेरी में तमिल, फ्रेंच, इंग्लिश, ठीक है। चलिए अभी आ गया कि इनिशियली कुल 14 भाषा 1950 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू जिसमें शामिल था।
1967 में 21वें संविधान संशोधन में, हिंदी को भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है, 1967 में सिंधी जोड़ा गया और 1992 में 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, है ना। ठीक है, ठीक है। इसमें ऐसे याद रखते हैं, सिंधी को बोडो ने उड़ा दिया, लो उड़ा दिया, तो सिंधी को बोडो ने उड़ा दिया, तो सिंधी हो गया, है ना। 1967 में 21वें संविधान संशोधन और 1992 में हो गया, मतलब अगला इधर आ जाएगा 1967, 92, 2003 है, 2004 भी कहीं देता है, तो 2003 और 2011, है ना, 2011, है ना, 21 में, 71 में, 92 और 96 में, है ना। तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली और उड़िया, उड़ाया से उड़िया। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को दिया जाता है। इसमें धनराशि जो होता है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, इसमें धनराशि 8,000 रुपया है। अब हो राजभाषा गौरव पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय नागरिक के लिए, देखिए इसमें गौरव पुरस्कार में 3 भाग में है। एक तो भारतीय नागरिक के लिए हो गया, ज्ञान विज्ञान में लिखेगा वो, है ना। और जो केंद्रीय कर्मचारी होगा, जो सेवानिवृत्त भी हो सकता है, वो मौलिक पुस्तक लेखन है, ज्ञान विज्ञान है, फिर मौलिक पुस्तक लेखन है। फिर एक और है कि इसमें है कि लेख, है ना, लेख लिखने पे, केंद्रीय कर्मचारी को लेख लिखने पे भी मिलेगा। तो मौलिक पुस्तक लेखन और मतलब दो है राजभाषा गौरव पुरस्कार, एक तो है ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन और एक है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौलिक पुस्तक लेखन, है ना। तो याद रखिए कि जो भारतीय नागरिकों के लिए है, उसमें धनराशि है 2 लाख, 1,25,000, 75,000 और 10,000, है ना। 2 लाख, 1,25,000, 75,000 और 10,000, 4 तरह के इनाम मिलेंगे, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और फोर्थ प्राइज। ठीक है, तो इसमें केंद्र सरकार जो है पैसा भी देगा, प्रमाण पत्र देगा और स्मृति चिन्ह देगा, है ना। उसके बाद है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, जो सेवानिवृत्त भी उसमें भाग ले सकता है मौलिक पुस्तक लेखन में। तो उसमें जो है, उसमें भी 4 प्राइज है, लेकिन इसमें धनराशि कैसा है कि 1 लाख है, फिर 75,000 है, फिर 60,000 है, फिर 30,000 है, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें भी आपको पैसे के साथ साथ प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह मिलेगा। उसके बाद है केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्त में लेख लिखना है, हिंदी में अगर कोई लेख लिखता है, तो हिंदी भाषी के लिए, अगर कोई हिंदी भाषी लेख लिखता है तो उसका अलग है, और कोई हिंदी भाषी अगर लेख लिखता है तो उसका अलग है। तो जो हिंदी भाषी अगर वो लेख लिखेगा तो उसको मिलेगा 20,000, 18,000 और 15,000। ठीक है, 20,000 मिलेगा फर्स्ट प्राइस वाले को, 18,000 मिलेगा सेकंड प्राइस वाले को, और 15,000 रुपये मिलेगा थर्ड प्राइस वाले को। ठीक है, अब अगर लेख लिख रहा है ये राजभाषा गौरव पुरस्कार में, हिंदी में तीसरा में अगर कोई लेख लिख रहा है और वो अहिंदी भाषी है, तो उसको थोड़ा ज्यादा पैसा दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो 25,000, 22,000 और 20,000 है, 3 है ना। उसमें क्या था, उसमें था 20,000, 18,000 और 15,000, है ना, 20, 18 और 15, और इसमें है 25, 22 और 20, है ना। तो जो सबसे कम वाला था, तृतीय वाला, उसमें प्रथम है, ये अपने को याद रखने के लिए ध्यान में रहेगा, है ना। 20, 18 और 15 है, और इसमें है 25, 22 और 20, यानी 25,000, 22,000 और 20,000 किसमें, और हिंदी भाषी के लिए। और हिंदी भाषी के लिए क्या है, 18,000 रुपया है प्रथम, द्वितीय है सॉरी प्रथम है 20,000 और द्वितीय 18,000 और तृतीय है 15,000। तो इस तरह हो गया आपको। अब अगला आता है राजभाषा नियम 1976, इसमें भी संक्षिप्त वर्णन कर लेते हैं। नियम 1 में आएगा संक्षिप्त नाम एवं विस्तार, नियम 2 में परिभाषा क, ख और ग क्षेत्र का, है ना, 3 तरह का क्षेत्र है। नियम 3 में आएगा राज्य एवं केंद्रीय कार्यालय के बीच पत्रादि, ये ध्यान रखना है। नियम 3 के 3 में आएगा द्विभाषीय दस्तावेज, जो कौन कौन सा दस्तावेज द्विभाषीय होना चाहिए वो। नियम 4 में आएगा केंद्रीय कार्यालय के बीच पत्राचार, पत्राचार कैसे होगा, केंद्र से केंद्र के बीच पत्राचार।
और 5 में है कि अगर हिंदी में कोई पत्र देता है तो उसका जवाब हमको हिंदी में देना है। यह नियम संख्या 5 में। नियम संख्या 6 में क्या है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग जहां आवश्यक है वहां सुनिश्चित करना है। नियम 6 में है कि जहां भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होना चाहिए, आवश्यक है वहां सुनिश्चित करना है। नियम 7 में क्या है? आवेदन और अभ्यावेदन। आवेदन और अभ्यावेदन किसमें देगा कोई भी व्यक्ति, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नियम 8 में क्या है? केंद्रीय सरकार के कार्यालय में टिप्पणी का लिखा जाना। नियम 8 में देखिए ध्यान रखना है, केंद्रीय सरकार के कार्यालय में टिप्पणी कैसे लिखा जाएगा, वो नियम संख्या 8 में। नियम संख्या 9 में क्या है? हिंदी में प्रवीणता बहुत ज्यादा पूछता है। नियम संख्या 9 में है कि हिंदी में प्रवीण कैसे, कौन आदमी हिंदी में प्रवीण होगा, वो है नियम संख्या 9। नियम संख्या 10 में क्या है? हिंदी के कार्य साधक ज्ञान। हिंदी में कार्य साधक ज्ञान किस व्यक्ति को कहा जाएगा कि कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो वर्णन है नियम संख्या 10। नियम संख्या 11 में क्या है? मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन का वर्णन है नियम संख्या 11 में। नियम संख्या 12 में क्या है? हिंदी के विकास का वर्णन है, जैसे जो 351 नंबर हम पढ़े थे वो। अब पढ़ते हैं राजभाषा अधिनियम 1963। इसमें है 9 धाराएं टोटल। धारा 1 की उपधारा 1 में क्या है? नाम है राजभाषा अधिनियम 1963। उपधारा 2 में क्या है कि ये कब लागू हुआ, कब से लागू होगा, तो उपधारा 3 के इसमें लिखा है धारा 3 जो है 26 जनवरी 1965 से लागू होगा, धारा 3। बाकी सब तो 10 मई 1963 से ही लागू हो जाएगा। धारा 2 में है परिभाषा का वर्णन है। धारा 3 के 1 में है अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्ष बाद भी जारी रहेगा। जो 343 अनुच्छेद था, उसमें जो अनुच्छेद में हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको आगे जारी रखा है कि अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्ष बाद भी जारी रहेगा। राज्यों के बीच पत्राचार अंग्रेजी में, जो राज्य अहिंदी है तो अहिंदी से अहिंदी भाषी में अंग्रेजी में होगा। केंद्र से केंद्र के कार्यालय के बीच पत्रादि हिंदी के लिए कार्य साधक ज्ञान होना जरूरी है। कार्य साधक ज्ञान कम से कम होना चाहिए, तभी पत्राचार हिंदी में होगा, नहीं तो अंग्रेजी में होगा। द्विभाषीय दस्तावेज, 14 दस्तावेज जो है द्विभाषीय है। इसका ट्रिक है प्राधीन सुख सपनो नाही, यानी प्राधीन सुख, प्रा से हो गया प्रशासनिक आदेश प्रतिवेदन प्रेस विज्ञप्ति, प्र से हो गया 3 है ना, प्रशासनिक आदेश प्रतिवेदन प्रेस विज्ञप्ति। प्रा अ से हो गया असाधारण आदेशों, अनुसूक्ति, अनुज्ञा पत्रों। प्रा अधीन अधीन अधि से अधिसूचनाओं, प्राधीन न से मतलब नियमों, निविदा प्रारूपों, निष्पादित संविदा, सुख सूचनाओं एवं संकल्पों। तो इस तरह हमको 14 दस्तावेज कौन कौन सा है जो द्विभाषी होगा वो है। धारा 4 के 1 में राजभाषा समिति का गठन है। देखिए राजभाषा आयोग जो हो गया 1955 में गठन हो गया है ना, उसके बाद सीधा सीधा इसमें 1963 में ये रूल बनाया कि धारा संख्या 4 के 1 में राजभाषा समिति का गठन होगा, और धारा 3 के 3 के लागू के 10 वर्ष बाद होगा। धारा 3 का 3 जो लागू हुआ है उसके 10 वर्ष बाद, यानी 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ था, तो 65 में 10 जोड़ दीजिए तो 75 हो गया, यानी 1975 में जो है राजभाषा समिति का गठन हुआ। तो सदस्य के संख्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के 30, लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य। तीसरा में है कार्य का वर्णन। चौथा में है कि प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति का आदेश, यानी वो प्रतिवेदन देगा और राष्ट्रपति उस पर आदेश जारी करेगा। धारा 5 में क्या वर्णन है? ये तो 4 हो गया। धारा 5 में है केंद्रीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। धारा 5 में है केंद्रीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत पाठ हिंदी में अनुवाद कौन करेगा, कैसे करेगा। धारा 6 में क्या है? धारा 6 में विधानमंडल में हिंदी के अलावा दूसरा भाषा का प्रयोग हो तो इंग्लिश के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। विधानमंडल में अगर हिंदी के अलावा कोई दूसरा भाषा है तो इंग्लिश के साथ हिंदी में उसका अनुवाद करें। धारा संख्या 6 में वर्णन है, याद रखिए 6 है, विधानमंडल में हिंदी के अलावा कोई दूसरा भाषा का प्रयोग हो तो इंग्लिश के साथ हिंदी में अनुवाद उसका होना चाहिए। धारा संख्या 7 में उच्च न्यायालय के निर्णय आदि में हिंदी का प्रयोग से वर्णन है। हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग से वर्णन है धारा 7 में, है ना, उच्च न्यायालय का। धारा 8 में क्या है? नियम बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है धारा 8 में।
30 दिन के अवधि तक रखा जाना है ना। नियम बनाने की शक्ति दिया गया धारा संख्या 8 में। धारा संख्या 9 में लिखा गया है कि धारा 6 और धारा 7 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। ये गलत है, तमिलनाडु नहीं, जम्मू कश्मीर। धारा 9 में लिखा गया कि धारा संख्या 6 और धारा संख्या 7 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। हिंदी का विकास और पुरस्कार फिर वापस वही है, तो हम लोग इसको एक बार पढ़ चुके हैं कि आत्रा वृत्तांत भी पढ़ लिए हैं। 10,000, 8,000, 6,000 और 4,000 मिलेगा। आत्रा वृत्तांत पुरस्कार, ये देखिए, आत्रा अगर रेल आत्रा वृत्तांत अगर कोई लिखता है तो 10,000, 8,000, 6,000 और 4,000, तो 2-2 हजार कम करना है तो पढ़ ही लिए थे। इसके बाद अखिल रेल हिंदी निबंध, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अखिल रेल हिंदी निबंध, वाक्य एवं टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पे 2 है, एक क्षेत्रीय स्तर पे, एक अखिल भारतीय स्तर पे। तो अखिल भारतीय स्तर पे अपने को याद रखना है कि प्रथम पुरस्कार 5, द्वितीय 4, फिर 3,000, फिर 2,500 रुपया, यानी कि पहले 1,000 कम होते जाइए, फिर बाद में सबसे लास्ट वाले को 500 रुपया कम करिए और 5 पुरस्कार दीजिए। 500 रुपया कम करके 5 पुरस्कार, और 5 पुरस्कार में शुरुआत कितना से, 5,000 से। क्या, किसके लिए, हिंदी निबंध के लिए, वाक्य एवं टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन के लिए। क्षेत्रीय स्तर पे वो पुरस्कार कितना होता है, 2,000, 1,600, 1,200 और 800, यानी 400 रुपए का डिफरेंस में होता है। क्षेत्रीय स्तर का पुरस्कार क्या होता है, 2,000, 2,000 में 400 रुपए कम कर दीजिए, 1,600, 1,600 में 400, 1,200, 1,200 में 400, 800, यानी 4 पुरस्कार मिलता है इसमें। यानी प्रथम 2,000, द्वितीय 1,600, तृतीय 1,200 और चतुर्थ पुरस्कार 800 रुपए। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में क्या है, प्रथम और द्वितीय 2 पुरस्कार है, 4,000 और 6,000 का, और दो व्यक्ति को दिया जाता है, इसलिए 2,000 कम है, कह सकते हैं याद रखने के लिए। 4,000 और 6,000, 6,000 प्रथम पुरस्कार, 4,000 द्वितीय पुरस्कार। हिंदी में सराहनीय कार्य करने वालों विभागों को सामूहिक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इसकी मूल राशि कितना है, 9,000, 6,000 और 4,000। हिंदी में सराहनीय कार्य करने वाले विभागों को नगद पुरस्कार मिलता है 9,000, 6,000 और 4,000। निजी प्रयास से अगर आप प्राज्ञ परीक्षा पास करते हैं तो 2,400 रुपया, और प्रबोध पास करते हैं तो 1,500, प्रवीण पास करते हैं तो 1,600, हिंदी टंकन तो 1,600, प्रवीण और हिंदी टंकन सेम है। आशु लिपिक में 3,000 रुपया। गृह मंत्रालय पुरस्कार है 5,000 रुपया, 3,000 रुपया और 2,000 रुपया, है ना। गृह मंत्रालय पुरस्कार 5,000, 3,000, 2,000। हिंदी शिक्षण के लिए है 70% से ज्यादा अगर मार्क्स लाते हैं तो 2,400, 60% से ज्यादा लाते हैं तो 1,600 और 800, यानी 800 रुपये का अंतर में आइए तो प्राग में चले जाइए, ऐसा याद रखिए। 2,400 से शुरुआत करिए, 800 में अंतर आइए तो प्राग में चले जाइए। और प्रवीण अगर आप रखते हैं तो 1,800, 1,200 और 600, यानी 400 जब 600 का डिफरेंस होगा तो 18, 600 रुपये का अंतर होगा, 600, फिर उसमें 200 का अंतर है ना, फिर आधा हो जाता है, सीधा सीधा प्रबोध में हो जाता है, मतलब 1,600, 800 और 400, है ना। तो इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग का क्या है, टाइपिंग का सेम है, जो कि प्राग का है वही टाइपिंग का है, याद रखना है ना, ठीक है। और आशु लिपिक वो भी सेम होता है, और उसका जो होता है 97%, 95 और 90% है टाइपिंग का, और आशु लिपिक का परसेंटेज अपने को ध्यान रखना है, 95% है, 92% है और 88% है। और ये जो प्राज्ञ वालों को मिलता है शिक्षण वाला, वही धनराशि मिलता है। ट्रिक, ट्रिक में क्या है, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, प्राज्ञ, शिक्षण एक समान। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में टंकन अगर और आशु लिपिक होता है तो हिंदी में टंकन किया जाता है तो टंकन वाले को मिलेगा 160 रुपया, और आशु लिपिक वाले को मिलेगा 240 रुपया, उसको ज्यादा मिलता है। रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नगद पुरस्कार कितना है, 1,500 रुपया है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना जो है 1,500 रुपया। रेल मंत्री राजभाषा शील्ड में जो है 14,000 रुपये मिलता है। रेल मंत्री राजभाषा शील्ड जो है 14,000 रुपये धनराशि मिलता है। बस, धन्यवाद। एक पार्ट और रखेंगे जिसमें ट्रिक वगैरह का इस्तेमाल करेंगे याद करने के लिए।